दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका डेली महेश आंसर राइटिंग डिस्कशन में। आज का जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ श्रीलंका एंड व्हाट लेसन्स डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया शुड टेक फ्रॉम द क्राइसिस। तो क्वेश्चन जो है ना वो रिसेंटली श्रीलंका क्राइसिस से रिलेटेड है कि वहाँ जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था वो असल में हुआ क्यों था, उसके क्या क्या मेजर रीजंस थे और बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जैसे इंडिया उस इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या सीख सकती है ताकि वो चीज़ यहाँ रिप्लिकेट ना हो, वो चीज़ वहाँ रिपीट ना हो। तो एज़ यूजुअल हम अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे पार्ट में। तो पहला पार्ट है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक फॉल आउट। दूसरा पार्ट है व्हाट आर द लेसन्स दैट डेवलपिंग कंट्रीज कैन टेक फ्रॉम द क्राइसिस। हम इसको यूजुअल इंट्रो बॉडी कंक्लूज़न अंदाज में इसका आंसर करेंगे। जो इंट्रो हम एक स्टैंडर्ड इंट्रो देखेंगे, बाद में बॉडी में इसके रीजंस फॉर फॉल आउट देखेंगे कि इकोनॉमिक फॉल आउट श्रीलंका का हुआ क्यों था असल में। फिर देखेंगे कि इंडिया और श्रीलंका पे इसका क्या इफ़ेक्ट, मेजरली श्रीलंका पे में इसका इफ़ेक्ट देखेंगे। फिर इंडिया पे भी इफ़ेक्ट देखेंगे। चूँकि इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है ये दोनों चीज़, लेकिन आपको उसके इर्द गिर्द घूमना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये पॉइंट डाला है। इसमें दोनों इंडिया के लिए दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग दोनों देखेंगे, सिल्वर लाइनिंग भी देखेंगे और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं वो भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इंडिया ने क्या एक्शन लिया श्रीलंका को इस क्राइसिस से उबारने के लिए। फिर हम देखेंगे कि इससे क्या क्या लेसन्स हम लोग लर्न कर सकते हैं और फिर वे फॉरवर्ड देखेंगे। वे फॉरवर्ड एक अलग से वे फॉरवर्ड देखेंगे और बाद में हम इसके कंक्लूज़न को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। आप अपना इंडिविजुअल इंट्रो दे सकते हैं। मैं जो इंट्रो देता इसमें ऐसा लिखता कि श्रीलंका एन इमीडिएट नेबर is undergoing an unforeseen economic crisis, ठीक है, in the form of skyrocketing inflation। कुछ की टर्म्स है, skyrocketing inflation। दूसरा है shortage of essential items, प्रोलोंग्ड पावर कट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब इंट्रो में चल रहा है। एंड ऑल दीज लीडिंग टू सीवियर ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, अलॉन्ग विथ इट सीवियर वायलेंसेस अक्रॉस द कंट्री। तो हमने क्या बोला ना कि श्रीलंका जो हमारा इमीडिएट नेबर है उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। वो क्राइसिस जो है किस फॉर्म में है, तो स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है, शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल आइटम्स है और काफ़ी हैवी पावर कट्स भी वहाँ हो रहे हैं। साथ में इन सब की वजह से काफ़ी सीरियस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं, वायलेंसेस फैल रहा है। ठीक है, एक मैंने ओवरव्यू दे दिया कि आखिर श्रीलंका में जो हो रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस वो एक्चुअली हो किस फॉर्म में रहा है और उससे क्या क्या चीज़ें आगे हो रही हैं। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि एज़ पर IMF, एज़ पर वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि श्रीलंका इतने डेप्ट में है और इतने डेप्ट में चल रहा है, तो उससे भी आप काफ़ी चीज़ें इम्प्लीकेट करके लिख सकते हैं। देखिए इंट्रो आप जितना इनोवेट कर सकते हैं इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने लिखा एक स्टैंडर्ड जो लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, वो मैंने यहाँ मेंशन किया। अब जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है तो उसके कुछ तो रीज़न होंगे, ठीक है। वो रीज़न क्या क्या है एक एक करके देखेंगे। पहला है डिग्रेडेड टूरिज़्म। जो श्रीलंका है वो टूरिज़्म डिपेंडेंट कंट्री है, क्योंकि आप जानते हैं कि श्रीलंका कुछ यहाँ है और ये चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ काफ़ी बीचेस और काफ़ी स्पॉट्स हैं
जिसको श्रीलंका ने डेवलप करके रखा है एज ए टूरिज़्म स्पॉट। तो वर्ल्ड ओवर से लोग यहाँ आते हैं और एज ए टूरिस्ट। और देखें तो श्रीलंका की जो रिवेन्यू है 85 to 88% जो इनका रिवेन्यू है दैट डायरेक्टली केम फ्रॉम टूरिज़्म। ठीक है, तो जैसे ही कोविड-19 हुआ तो कोविड-19 की वजह से पूरा लॉकडाउन लग गया, तो टूरिज़्म की एकदम से जो टूरिज़्म है वो गिर गया। इसमें हम डेटा भी एक मेंशन कर सकते हैं। 2018 में जो था 4 बिलियन डॉलर से 2021 में मात्र 150 मिलियन डॉलर पे आ गया। ये ह्यूज फॉल हुआ टूरिज़्म में। इससे क्या हुआ कि कंट्री जो है वो डेफिसिट स्पाइरल में चली गई। डेफिसिट स्पाइरल क्या होता है, ये कीवर्ड है। डेफिसिट स्पाइरल क्या होता है कि आपने प्लान किया था कि आपके पास 9 रुपये आएंगे, आपने 11 रुपये का खर्च प्लान किया था और बोला था कि हमारे 9 रुपये अपने रहेंगे और 2 रुपये हम लोग मांग के इतना खर्च करेंगे। लेकिन कोविड-19 आया तो ये 9 की जगह मात्र 2 आया, तो आपको मांगने कितने पड़े? 9। साथ में कोविड-19 की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट इम्प्लीकेशंस थे वो और एडअप हो गए, तो इसकी वजह से जो है डेफिसिट बढ़ गया। इस डेफिसिट को कम करने के लिए फिर से कहीं से फाइनेंस करना पड़ा, तो ये जहाँ से फाइनेंस हुआ वो भी डेफिसिट में था। तो ओवरऑल जो है ना एक साइकिल बन गया डेफिसिट का। इसी को हम लोग डेफिसिट स्पाइरल बोलेंगे। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया। वो 5 बिलियन डॉलर से घट के 12 बिलियन डॉलर से घट के 5 बिलियन डॉलर पे, सॉरी मैं पहले सही था, जो ट्रेड डिफिसिट है तो नेगेटिव चीज़ है, तो ये जो है ये 5 बिलियन डॉलर से बढ़ के 12 बिलियन डॉलर का ट्रेड डिफिसिट हो गया। मतलब डिफिसिट ज़्यादा हो गया। टूरिज़्म की वजह से क्या हुआ, इनका इनकम कम हो गया तो डेफिसिट स्पाइरल हो गया। साथ में जो इनका ट्रेड डेफिसिट है वो भी हैविली तरह से बढ़ गया। सबसे मेजर रीज़न जो है ना इनका वो क्या है कि गवर्नमेंट के काफ़ी पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो थे वो मायोपिक थे। यह बहुत बढ़िया टर्म है, मायोपिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स। इसका क्या मतलब है, मायोपिया आपने पढ़ा होगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। उसमें क्या होता है ना, मायोपिया में फार की चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं दिखती हैं। इसका मतलब क्या होना, मायोपिक आई मतलब उसको नज़दीक की चीज़ें दिख रही हैं, 6 महीने साल भर में क्या होगा। ही इज़ नॉट एबल टू सी कि अगले 2 साल के बाद, अगले 3 साल के बाद या अगले इवन 1 साल के बाद क्या होगा, तो उसको मायोपिक पॉलिसी इनिशिएटिव्स बोलेंगे। तो गवर्नमेंट में काफ़ी सारे पॉलिसी मेजर्स लिए जो बिल्कुल भी जिसने एकदम से शॉक दे दिया पूरी इकोनॉमी को। वो किस में शॉक दिया, तो गवर्नमेंट आया तो उन्होंने ड्रास्टिक टैक्स कट्स किए। टैक्स कट्स तो जनता को अच्छा लगेगा, लेकिन सरकार की रेवेन्यू अचानक कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है अपने खर्चे को रेगुलेट नहीं कर पाती है। दूसरा वहाँ क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट्स जो है ना वो काफ़ी रिवाइज़ किए गए। इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इकोनॉमी को रेगुलेट करने में। आप जानते होंगे जो मॉनेटरी मेजर्स हैं जो आरबीआई लेती है, इंटरेस्ट रेट को ही मैनेज करती है। उसके साथ साथ सब्सिडीज़, उन्होंने काफ़ी सब्सिडीज़ किया। सब्सिडीज़ मतलब पॉपुलिज्म। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलिज्म किया, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया एक्सचेकर पे। एक्स्ट्रा बर्डन आया एक्सचेकर पे। तो ये जो एक्सचेकर का बर्डन है वो फिर अल्टीमेटली डेफिसिट स्पाइरल में काउंट होने लगा। साथ में इन्होंने एक और सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया नेगेटिव डायरेक्शन में कि ओवरनाइट उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को
जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर था या जो कमर्शियल एग्रीकल्चर था उसको उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो इससे क्या हुआ कि जो लैंड की, सपोज़ एक टुकड़ा है लैंड का, उसमें आप कुछ क्रॉप उगा रहे हैं, तो जैसे ही ऑर्गेनिक फार्मिंग आएगी तो इस लैंड पे जितने क्रॉप्स हो रहे थे उसकी प्रोडक्टिविटी तो रिड्यूस होगी, उसका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो भी रिड्यूस होगा। तो उससे क्या होगा ना कि अल्टीमेटली जो सीरियल्स चाहिए, जो क्रॉप्स चाहिए सस्टेनेंस के लिए, वो भी अवेलेबल नहीं होगा, तो वो भी करना पड़ेगा इंपोर्ट, तो उससे बढ़ेगा डिफिसिट। ये पॉइंट हम देखेंगे आगे। जो राइज इन इंपोर्ट बिल्स हुआ, पहला तो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लगा दिया बैन। तो क्या हुआ उससे, जो नॉर्मल सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको भी वो श्रीलंका ने स्टार्ट कर दिया इंपोर्ट। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये सब हुआ था उसी बीच में वॉर शुरू हो गया रशिया और यूक्रेन के बीच में। इसकी वजह से इसेंशियल जो आइटम्स थे ऑलरेडी इसके प्राइस चढ़े हुए थे, तो जैसे ही श्रीलंका ने भी इंपोर्ट चालू कर दिया ज़्यादा तो उसका बिल बढ़ गया और फिर से वो डेफिसिट स्पाइरल में चला गया। वन ऑफ द मेन रीज़न जो था वो था कि इसकी क्रेडिट रेटिंग कम कर दी गई, क्योंकि इसके पास जो सॉवरेन स्टैंड था फाइनेंशियल टर्म्स में वो कम हो गया। जो भी इन्होंने ओवर द ईयर्स बुलियन कलेक्ट किया था या जो भी फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड जो इनका या जो फॉरेन करेंसी इन्होंने कलेक्ट की थी इन एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में, वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गए इंपोर्ट करने में। तो इनकी क्रेडिट रेटिंग हो गई ख़राब। अगर क्रेडिट रेटिंग ख़राब होगी तो आपको बैंक से लोन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इनको भी जो है ना कहीं भी एक्सटर्नल एजेंसी से लोन मिलने में काफ़ी तकलीफ़ होने लगी। तो इस तरह से वो अपने डेफिसिट को भी फाइनेंस नहीं कर पा रहे थे। अगर डेफिसिट भी फाइनेंस नहीं करेंगे और डेफिसिट स्पाइरल में चलेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई होता रहेगा चीज़, ठीक है। मल्टीप्लाई होते होते एक ऐसा इंस्टेंट आएगा कि कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ये स्थिति आ गई। IMF ने भी हाथ उठा दिए, बोले कि नहीं, हम तो नहीं दे सकते। वैसे ही जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वर्ल्ड के, सब ने इनको लोन देने से मना कर दिया, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि हाउ दे विल बी एबल टू पे इट। उसके बाद है फॉल इन डोमेस्टिक करेंसी और एक डेब्ट स्पाइरल बना। एक हमने देखा था डेफिसिट स्पाइरल, दूसरा बना डेब्ट स्पाइरल या डेब्ट ट्रैप। ये क्यों हुआ? जैसे ही इनका इंपोर्ट बिल बढ़ा तो इन्होंने एक्सचेंज मार्केट में अपने जो इनकी करेंसी की वैल्यू थी वो इन्होंने कम कर दी। जैसे ही करेंसी की वैल्यू कम की तो ओवरऑल जो है इनका डोमेस्टिक करेंसी का डिवैल्यूएशन हो गया। और इस टाइम अगर आप लिखें तो डिवैल्यूएशन करीब 8% का किया गया। तो जैसे ही 8% का डिवैल्यूएशन हुआ तो इससे क्या होगा कि जो 100 रुपये में अगर 10 किताबें खरीद पाते थे तो इसके 8% डिग्रेड हो गया। तो 100 रुपये में मात्र मान के चलिए कि 9 किताबें ही खरीद पाएंगे, तो रिड्यूस हुआ ना, एक किताब कम खरीद पाए। तो जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी थी वो श्रीलंकन करेंसी की कम हो गई, ठीक है। तो इससे जो है ना डेब्ट स्पाइरल बढ़ता गया, वो कंटिन्यूस डेब्ट लेते गए, डेब्ट को चुका नहीं पाए, और जो वैल्यू है पैसे की वो उनके पैसे की वो कम होती चली गई। अब है कि कांड हो गया। अब कांड हो गया तो क्या इम्पैक्ट हुआ उसका, वो भी एनालाइज करने की ज़रूरत है। हम इस इम्पैक्ट को श्रीलंका पे 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैसे हुआ वहाँ पे, और साथ में पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुआ। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में क्या हुआ कि वहाँ जो लोग थे उनको डेली फूड भी खाने को नहीं मिल रहा था। 10 में से 9 लोग जो है ना अपना खाना स्किप कर रहे थे। ये डेटा मैं नहीं, ये UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का डेटा है। वो कह रहा था कि श्रीलंका में 9 आदमी अमंग 10 आदमी जो है मील को स्किप कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स थे उसमें जो क्रिटिकल केयर के आइटम्स होते हैं
वो एग्जॉस्ट हो रहे थे और डॉक्टर्स केम आउट टू सोशल मीडिया एंड दे वर डिमांडिंग फॉर द क्रिटिकल सपोर्ट फॉर द हॉस्पिटल्स। माइग्रेशन क्राइसिस हो गया। आप जानते हैं लोगों को खाना मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे, पैसा है लेकिन पैसे की वैल्यू इतनी कम हो गई कि आप कुछ खरीद नहीं सकते, तो वहाँ से वो माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। और माइग्रेट कहाँ होंगे, अब हैं यहाँ पे तो आएंगे तमिलनाडु, यहाँ से जाएंगे दूसरी जगह, तो कहीं भी जाएंगे अगर तो माइग्रेशन क्राइसिस होगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और दूसरी कंट्री के लिए माइग्रेशन क्राइसिस होगा, वहाँ इन्फ्लक्स होगा माइग्रेशन का। उसके बाद वहाँ ये हालत हो गई कि लोगों को एक्स्ट्रा लीव दिया जाने लगा कि आप अपना फूड जो है ग्रो करिए। अगर एक्स्ट्रा लीव देंगे तो ओवरऑल जो उनका काम भी किसी तरह से बड़ी मुश्किल से चल रहा था। फिर हुआ पॉलिटिकल क्राइसिस। अब अगर इतना बड़ा इवेंट हो गया, इतना बड़ा कांड हो गया किसी देश में, तो ये तो श्योर है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो नपेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वो स्टेप डाउन कर गए। जो स्पीकर थे उनको कार्यभार दिया गया प्रेसिडेंट का। इस तरह से काफ़ी उलटफेर हुआ पॉलिटिकली भी वहाँ पे। आप ये क्या है ये जाके देख सकते हैं, इसमें और भी पॉइंट्स अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर समझिए कि कैसे हम लिख सकते हैं इसमें। फिर बाद में है इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। श्रीलंका पे तो जो पड़ा सो पड़ा, तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। इंडिया की जो इम्पैक्ट है ना उसको हम 3 भाग में 3 तरीके से 3 एंगल से हम उसको एनालाइज करेंगे। पहला है चाइना एंगल, दूसरा है ट्रेड का एंगल और तीसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या रिफ्यूजी क्राइसिस का एंगल। अगर हम चाइना एंगल को थोड़ा स्टडी करें तो देखेंगे कि 2015 के बाद जो चाइना का इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में दैट वाज इंक्रीजिंग, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था क्योंकि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट था श्रीलंका में, इंडिया क्या कर रही थी कि प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर रही थी बट दे वेर नॉट कंप्लीटिंग इट ऑन टाइम। ये चीज़ ईरान में भी हुआ था, वही चीज़ यहाँ भी होने लगा। तो ये लोग जो है ये इन्होंने अप्रोच किया चाइना को, तो चाइना फाउंड श्रीलंका वेरी स्ट्रैटेजिक इन इंडो पैसिफिक रीजन। उन्होंने अपना एक स्ट्रैटेजिक मैनूवर किया। वो क्या किया कि दे स्टार्टिंग पुटिंग श्रीलंका इनटू ए डेब्ट ट्रैप। वो उनको पैसा देते रहे कि बनाओ चुका देना। बाद में जब चुकाने के लायक नहीं रहे तो बोले कि ठीक है ये ज़मीन मुझे दे दो। हम्बनटोटा पोर्ट उन्होंने बनाया, ठीक है, काफ़ी टाउनशिप्स बनाया उसके अराउंड। जब बाद में श्रीलंका डेब्ट ट्रैप में चला गया तो उन्होंने हम्बनटोटा को एक्वायर कर लिया। इससे क्या हुआ कि अब इंडिया यहाँ है, श्रीलंका यहाँ है और चाइना यहाँ के बैठ जाएगा तो इंडिया को तकलीफ़ तो होगी ही। जो भी इंडिया के असेट्स हैं इस एरिया में यहाँ पे वो सब जो है एक्सपोज हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा क्राइसिस था उस टाइम का, जो कि प्रिविलेंट था, काफ़ी प्रिविलेंट हुआ था। साथ में जो ये एरिया है ना, ये रीजन जो है ये काफ़ी बिजी शिप रूट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो अगर इस पोजीशन पे कोई बैठा है तो ही इज़ इंडायरेक्टली कंट्रोलिंग द ट्रेड इन दिस एरिया, ठीक है। तो इस तरह से चाइना का एंगल है। फिर हम देखेंगे ट्रेड का एंगल। ट्रेड के एंगल में अगर हम देखें तो श्रीलंका का जो मेजर ट्रेड था ना वो चाइना के साथ था। तो जो भी उनके मैनूवर्स थे वो चाइना को हेल्प कर रहे थे, क्योंकि बदले में चाइना जो है अपना टेरिटोरियल फुटहोल्ड बना रही थी श्रीलंका में। भारत के इफेक्ट में देखें, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की जितनी भी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनका एक्सपोर्ट जो श्रीलंका में था वो बंद हो गया। जो वहाँ इंडस्ट्रीज़ थी, जो इंडिया की कंपनीज़ का जो ऑपरेशन था वहाँ, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनी का वहाँ असेंबलिंग यूनिट था, तो दे हैड टू क्लोज इट डाउन क्योंकि फंड ही नहीं था और सेल एकदम ख़त्म हो गया। और सबसे एक मेजर पार्ट जो था कि इंडिया का कि जो कंटेनर ट्रैफिक है, ठीक है, 30% ऑफ द कंटेनर ट्रैफिक एंड 60% ऑफ द ट्रांसशिपमेंट जो है ना वो श्रीलंका का हैंडल करता है, श्रीलंका के थ्रू होकर गुजरता है या श्रीलंका का पोर्ट हैंडल करता है।
ठीक है। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉट होने लगा। क्या हुआ कि इंडिया को अब ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा मार्केट्स के लिए। उसके बाद इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे रियल एस्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, ठीक है। ये सब जो है ना अल्टीमेटली इफ़ेक्ट होना शुरू हो गया। तो ये मेजर इफ़ेक्ट पड़ा था इंडिया के ट्रेड पे। अगर बात करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, तो इसमें सबसे बड़ा होता है रिफ्यूजी क्राइसिस। जैसे ही अगर श्रीलंका में क्राइसिस होगा तो वो आएंगे तमिलनाडु, ठीक है। तो वहाँ पे इन्फ्लक्स होगा। तो ऑलरेडी इंडिया परेशान है अपने लोगों के, जो अभी जानते हैं हंगर इंडेक्स फिर से बढ़ गया, 107 पे पहुँच गया। तो इस तरह से अपने लोगों को फीड नहीं कर पा रहा है ठीक से। तो ये क्या रिफ्यूजीज़ को देखेगा। वैसे भी रिफ्यूजीज़ सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी का भी एक इम्प्लीकेशन होता है कंट्री पे। तो जैसे जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस बढ़ेगा, इंडिया के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन और भी टफ होता जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है कि अगर यहाँ पे वो बैठेगा तो एक तो सिक्योरिटी कंसर्न रिफ्यूजी के कारण, दूसरा सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा कि अगर चाइनीज़ यहाँ के बैठ जाएंगे, अगर श्रीलंका हाथ उठा देगी चाइना को, तो चाइनीज़ अगर यहाँ के बैठे तो हमारे लिए तो ओवरऑल सिक्योरिटी चैलेंज हो गया ना। तो वैसा ही हो गया कि यूएस के बगल में क्यूबा में रशिया के बैठा है। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। अब जब इतना इम्पैक्ट हो रहा था इंडिया पे, तो इंडिया का रोल है अपना, इमीडिएट नेबरहुड है इसका, और इसकी इमीडिएट नेबरहुड की पॉलिसी भी है, सागर इनिशिएटिव है। तो इन सब के संदर्भ में हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम उनको हेल्प करें। तो हम उनको हेल्प किस किस एरियाज़ में कर सकते हैं। एक ब्रॉड अगर हम इसको कंटूर बनाएं इसका, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, और सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स के लिए, इन तीनों एरियाज़ में हम इनको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए क्या हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे लोग सड़क पे आ गए थे क्योंकि उनको इसेंशियल मेडिसिन्स है, पेट्रोल है, एलपीजी सिलेंडर से वो नहीं मिल रहे थे। तो इंडिया कैसे हेल्प कर सकती थी कि जो इसेंशियल आइटम्स है यहाँ से जितने ज़्यादा शिप हो सके उतने ज़्यादा भेज के एटलीस्ट उन प्रोटेस्ट को शांत कर सकती थी। प्रोटेस्ट को शांत होने से जो वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक्शन में आती और एटलीस्ट वहाँ एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती। दूसरा है इकोनॉमिक सपोर्ट। हम लोग इकोनॉमिक सपोर्ट कैसे कर सकते थे, तो फिर वही बात कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करके। दूसरा, जो उनके सेक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, जिनकी वजह से ये डेफिसिट स्पाइरल और डेब्ट ट्रैप बना है, उनको हम थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश कर सकते थे और फॉरेन रिजर्व क्राइसिस जो है उसमें भी काफ़ी हेल्प कर सकते थे। तीसरा है सिक्योरिटी में हम कैसे कर सकते थे, तो जो उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए जो हमारा सागर इनिशिएटिव है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इससे काफ़ी उनको फ़ायदा होता। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये तो था हमारा जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी या टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए सागर इनिशिएटिव। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंडिया के जो पावर प्लांट्स हैं या एनर्जी सेक्टर है उनका वहाँ के एनर्जी सेक्टर या पावर प्लांट के साथ कॉपरेशन करके वहाँ को कंटिन्यूस बिजली हम दे सकते थे, या किस इस तरह से हेल्प कर सकते थे कि उनकी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो हमारे थ्रू हो जाए और हम उनको स्टेबल कर दें उस एरिया में। अब है कि लेसन्स क्या क्या लर्न होता है उनका जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ उससे, और उससे डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया क्या सीख सकती हैं। तो सबसे पहला सीखने की चीज़ है कि जो पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जैसे फ्री में टीवी देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे, फ्री में वाटर देंगे, तो ये नहीं है कि हम नहीं देंगे, बट दैट शुड बी बैलेंस्ड विथ इकोनॉमिक पैरामीटर्स। अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है, तो आप रेवेन्यू पे ध्यान दीजिए, ना कि आप हर चीज़ फ्री में बांटिए। अगर आपके पास रेवेन्यू सरप्लस है तब आप जाइए इस चीज़ में। तो देयर शुड बी ए प्रॉपर बैलेंस ऑफ पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स। दूसरा है कि फॉरेन डेब्ट सर्विसिंग। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हमने चाइना से लोन लिया
तो हम उतना ही लोन लें जितना चुका पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि अगर हमने लोन लिया भी है तो उनको टाइम पे हम चुकाते रहें, प्रॉपर इंटरेस्ट भरते रहें उनका, तो उससे क्या होगा ना, हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो बनी रहेगी। तो इस तरह से हमको आगे जो लोन मिलने के आसार हैं अलग अलग सोर्सेज से, वो इजी हो जाएगा। तो यही है फॉरेन डेब्ट सर्विसिंग। फिर है डेब्ट साइज़। तो डेब्ट साइज़ उतना ही होना चाहिए जितनी हमारी जीडीपी अलाउ करती है, ठीक है। अगर इसको बढ़ाएंगे तब तो हमारा पूरा इकोनॉमी ही बिक जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस पे हम लोग को काफ़ी कंट्रोल रखना है। फिर है सॉवरेन बॉन्ड्स। जो भी हम सॉवरेन बॉन्ड्स इशू करते हैं दूसरी कंट्री में अपने करेंसी में, तो उसको नॉन लिक्विड एसेट से हम बैक करेंगे, ठीक है। नॉन लिक्विड एसेट जैसे गोल्ड है। तो इस तरह से क्या होगा ना कि उनकी मोबिलिटी कम होगी, तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी करेंसी की। फिर है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस। अब आप बताइए कि अगर आरबीआई के इंटरेस्ट सेटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आरबीआई की, इसमें अगर सरकार दखल देने लगे तो क्या होगा। तो अगर जैसे ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, तो अगर आरबीआई सरकार के हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट करेगी, तो सरकार तो चाहेगी कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग खुश हो जाएंगे, सस्ता लोन मिलेगा, लेकिन उससे महंगाई भी तो बढ़ेगी। तो इस तरह से कोई भी इंस्टीट्यूशनल को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल क्या है, एक शॉर्ट टर्म है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल को लॉन्ग टर्म सोचना है, ठीक है। तो इन दोनों का जो है ना, ये बैलेंस इस्टेब्लिश होना है। फिर है कि क्यूमुलेटिव एफर्ट होना चाहिए। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सिर्फ आरबीआई नहीं है, आरबीआई भी है और गवर्नमेंट भी है। तो इस तरह से दोनों मिल के एक पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, तो उस तरह का अप्रोच होना चाहिए, सो दैट एक ओवरऑल इन्फ्लुएंस जो है, एक शिफ्टिंग ऑफ डिसीजन जो है वो नहीं होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिसीजन नहीं होगा, वो डिसीजन जो होगा वो बैलेंस्ड होगा। और पॉलिसी डिसीजन जो होना चाहिए ना, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म। इसका क्या मतलब है कि अभी तो आप सब्सिडी दे देंगे 50% का, लेकिन बाद में क्या करेंगे। तो आप ऐसा करिए ना कि 5% सब्सिडी दीजिए और उसको लंबे समय तक चलाइए, या फिर सब्सिडी दीजिए ही मत, आप रिवेन्यू पे काम कीजिए। आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर वोट के लिए ही चाहेंगे कि 50% सब्सिडी दे दें, तो स्टेट एक्सचेकर को काफ़ी ज़्यादा लोड होगा और दे वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट लोड, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में सोचना है कि हमारी फिजिकल स्टेबिलिटी कैसी बनी रहेगी, क्या हम उसको फंड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें लिख सकते हैं। 7 पॉइंट है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आप मोर देन एनफ हो जाएगा ये सब लिख के। और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो, यू आर फ्री टू इनोवेट इन योर आंसर्स। हमने लेसन्स लर्न लिखा, तो हमको वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ेगा। वे फॉरवर्ड क्या होता है ना कि अगर आपके पास प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन भी देना है, और उस सॉल्यूशन को देखते हुए आपको आगे का रास्ता सोचना है, दूर का सोचना है, उसको बोलते हैं वे फॉरवर्ड। तो इंडिया को पता है कि श्रीलंका जो है काफ़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन होल्ड करता है इंडो पैसिफिक में। तो इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा। अभी के टाइम पे जितना हेल्प कर सकते हैं उतना हेल्प करना होगा। उससे क्या होगा कि श्रीलंका विल बी ऑब्लाइज्ड टू फॉलो इंडियाज़ कंसर्न्स, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन में आप जानते हैं कि नेशंस प्रायोरिटी इज़ एट द टॉप। तो श्रीलंका के लिए भी नेशंस प्रायोरिटी एट द टॉप है। तो वो टिल्ट अगर इंडिया अपनी तरफ कर लेता है उनको, तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है इस रीजन में वो कम हो जाएगा। फिर जो डेमोक्रेसी है उसका लीडर है इंडिया, लीड करता है डेमोक्रेसी को वर्ल्ड में इस्टेब्लिश करने और मेंटेन रखने के लिए। तो जो वहाँ पे डेमोक्रेसी है वो ऑटोक्रेसी ना बन जाए, या वहाँ पे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं इसका फ़ायदा उठा के, इकोनॉमिक क्राइसिस का फ़ायदा उठा के डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो ना कर दें। अल्टीमेटली इसका इफेक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा। इसलिए डेमोक्रेसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया को वहाँ हेल्प करने की ज़रूरत है, वहाँ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश रखने की ज़रूरत है। फिर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अगर जाएंगे, तो भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इसके अंदर ये अपने जितने भी
नेबर के कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी क्लोज हैं, उनके लिए ये सारे रास्ते हमेशा ओपन करके रखता है और उनको प्रायोरिटी देता है हर चीज़ों में। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत इंडिया को बहुत सारी जितने भी हेल्प्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको करनी चाहिए। और श्रीलंका के लिए क्या है कि उनको जो है ना सर्कुलर इकोनॉमी पे थोड़ा फोकस करना चाहिए, सो दैट कि जो भी उनके इंपोर्ट्स हैं उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। जैसे इंपोर्ट मिनिमाइज़ होगा तो डेफिसिट स्पाइरल में थोड़ा डेंट आएगा, ठीक है। फिर है कि जो भी लाइक माइंड कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, जो भी श्रीलंका को हेल्प करना चाहता है, वो IMF से इनके बेल आउट की बात कर सकता है कि आप कुछ फ़ंड दें, बाद में ये गारंटर बन के कि आप फ़ंड दें इनको, हम आपको चुकाने का वादा करते हैं श्रीलंका के पक्ष में, और बाद में श्रीलंका से ये उनकी पॉलिसीज़ को ऐसा मॉडिफाई करवा दे, पॉलिसीज़ को उस तरफ ओरिएंट करे ग्रोथ में, सो दैट कि वो लोन को चुका पाए। तो ये था वे फॉरवर्ड इंडिया के पॉलिसीज़ को लेके, और श्रीलंका इस इकोनॉमिक कंडीशन से कैसे बाहर आएगा। इसमें एक एंगल और भी लिख सकते थे हम कि इन समस्याएं जो हैं, ये सब समस्याएं जो हैं, उससे कैसे निजात पाया जाए। जो हमने लेसन लर्न किया है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे हो, 2-4 पॉइंट उससे भी रिलेटेड लिख सकते हैं। यू आर फ्री टू डू सो। हम अब कंक्लूड करेंगे कि श्रीलंका इज़ वी आर हिस्टोरिकली कनेक्टेड टू श्रीलंका, या इंडिया इज़ हिस्टोरिकली कनेक्टेड टू श्रीलंका। If Sri Lanka is going into an economic crisis, it must hurt India in the similar manner, and India should mobilize all the resources to help Sri Lanka in either possible ways. That should strengthen its strategic, economic, and overall स्ट्रैटेजिक सिनारियो इन द इंडो पैसिफिक रीजन विल बी स्ट्रेंथेंड। ऐसा लिख के आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक आंसर बता दिया मैंने। आप इसको अपने शब्दों में और अच्छे तरीके से उसको इनोवेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।